देखो, जो रियलिस्टिक स्कूल है ना, एक्चुअली रियलिस्टिक स्कूल की भी दो ब्रांचेस हैं। एक तो है अमेरिकन रियलिस्ट और दूसरी है स्कैंडिनेवियन। तो आपके जो सिलेबस में है वो अमेरिकन रियलिस्ट स्कूल है, जो कि अमेरिका में डेवलप हुआ था, उसी को हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले तो अमेरिकन से पहले हम ये जानते हैं कि रियलिस्ट स्कूल की, यानी कि जो रियलिस्टिक थ्योरी है वो है क्या, जो कि दोनों पे आई थिंक इक्वली एप्लीकेबल होती है। मतलब रियलिस्ट मूवमेंट था क्या। देखिए, अमेरिका में क्या था, यूएसए में, कि रियलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। कैसे स्टार्ट हुआ था, ये एक तरीके से जो सोशोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस था उसी की ये एक लेटेस्ट ब्रांच थी, जिसको रियलिस्ट स्कूल के नाम से जाना गया। अब इस स्कूल में जो मेन एम्फेसाइज किया गया था वो ये किया गया था कि ये जो स्कूल था ये देखता था कि जो लॉ है, ठीक है, लॉ लॉ की फंक्शनिंग से ज़्यादा मेनली ये देखता था कि लॉ जो है वो है जो कि कोर्ट करता है, ना कि जो कहा जाता है। मतलब अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो ये जो स्कूल था, इस स्कूल के जो जूरिस्ट थे वो ये बोलते मैम थे कि लो मैम वो एक है। बार मैम एक बार रिपीट कर देंगे क्या? डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ा। अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गया था, ओके। चलिए करती हूँ। देखो, रियलिस्ट स्कूल जो है, ठीक है, वो सोशोलॉजिकल स्कूल की ही एक लेटेस्ट ब्रांच है। अमेरिका में रियलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। रियलिस्ट मूवमेंट के परिणाम स्वरूप ये रियलिस्ट स्कूल बना। इस स्कूल के जो जूरिस्ट थे वो क्या कहते थे कि जो लॉ है ना, लॉ वो है जो कि जजेस बनाते हैं। मतलब जजेस आर द लॉ मेकर्स। ये जो लेजिस्लेचर के थ्रू लॉ बनता था उसको ये लॉ नहीं मानते थे, ये उसको लॉ मानते थे जिसको कि जजेस बनाते थे। अब ये मेनली क्या करते थे इसको ना, क्योंकि जो ये वाली जो ब्रांच है रियलिस्टिक स्कूल जो है, ये लॉ का एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन देता है। मतलब मेन अटेंशन इस ब्रांच का लॉ के ऑब्जर्वेशन पे है, और कैसा साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, या मैं कहूँगी जो एक्चुअल फंक्शनिंग है लॉ की, कि लॉ काम कैसे करता है, उस पे इनका मेन एम्फेसाइज होता है। और इसीलिए कुछ अथॉरिटीज ने इस रियलिस्टिक स्कूल को लेफ्ट विंग ऑफ द फंक्शनल स्कूल कहा है। आई रिपीट, it is known as the left wing of the functional school. Left wing of the functional school. ये जो एक सेकेंड रमेश जी, माइक म्यूट करिए जस्ट। किसी का माइक ओपन है? हो गया, ठीक है। हम्म। अब ये जो रियलिस्टिक स्कूल है, ठीक है, ये किस चीज़ पे बेस्ड है, ये फॉर्मल लॉ पे एक्चुअली बेस्ड नहीं है। ये बेस्ड है कि जो जजेस हैं, ठीक है, जजेस हैं या लॉयर्स हैं, उनका क्या इम्पैक्ट होता है, या कोर्ट्स के डिसीजंस किस तरीके से होते हैं, कैसे लॉ बनता है, यानी कि जजेस किस तरीके से लॉ बनाते हैं, उस पे ये मेन रिलाय करते हैं रियलिस्टिक स्कूल के कंपोनेंट्स या जूरिस्ट। फ्राइडमैन के अकॉर्डिंग जो रियलिस्टिक मूवमेंट था अमेरिका में, वो किया गया था, उसके जो मेंटल फाउंडर थे वो थे ओलिवर वेंडल होम्स। ओलिवर वेंडल होम्स, ग्रे, कार्डोजो एंड जेरोम फ्रैंक। मतलब रियलिस्ट मूवमेंट के फाउंडर कौन थे? ओलिवर वेंडल होम्स, जिसको हम जस्टिस होम्स बोलते हैं, ग्रे, कार्डोजो, जेरोम फ्रैंक, चार लोग थे, ठीक है। इन्होंने मेन एम्फेसाइज किया फंक्शनल और रियलिस्टिक स्टडी ऑफ लॉ पे। फंक्शनल एंड
रियलिस्टिक स्कूल ऑफ लॉ। ठीक है, अब देखो ये जो मूवमेंट हुआ था ना, रियलिस्टिक मूवमेंट, ये हुआ था अराउंड 1930s। 1930s के आसपास ये रियलिस्टिक मूवमेंट हुआ था। जहाँ इस ईयर में यानी कि 1930s के आसपास में कुछ अमेरिकन जूरिस्ट थे। अमेरिकन जूरिस्ट में कौन थे? होम्स, क्योंकि इन्हीं को मैं मेंटल फाउंडर बता रही हूँ इसका। होम्स, कार्डोजो और ग्रे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपनी आवाज उठाई थी अगेंस्ट लीगल कंसेप्चुअलिज्म। ठीक है, जो लीगल कॉन्सेप्ट्स थे उनके अगेंस्ट में, और इन्होंने मेन स्ट्रेस दिया था स्टडी ऑफ लॉ पे, कि इसको ये एक्चुअली ऑपरेट कैसे होती है, यानी लॉ एक्चुअली ऑपरेट कैसे करता है और इसका फंक्शन क्या होता है। इसी वजह से इनको रियलिस्ट कहा गया, और कंबाइंड वे में इसको रियलिस्टिक स्कूल नाम दिया गया। तो ये जो रियलिस्टिक स्कूल है और बेसिकली जो अमेरिकन रियलिज्म है, ये एक तरीके से मिक्सचर है या कॉम्बिनेशन है एनालिटिकल पॉजिटिविज्म का और सोशोलॉजिकल आइडियोलॉजीज का। मतलब दोनों स्कूल इसके अंदर मिक्सअप है। अब देखो ये जो इसमें एक और जूरिस्ट हुए हैं, कार्ल लेवलिन। कार्ल लेवलिन ये कहते हैं कि जो रियलिज्म है ना, वो एक्चुअल में कोई स्कूल नहीं है। ठीक है, रियलिटी में ये कोई स्कूल नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि ये रियलिस्ट मूवमेंट की देन है। तो एक्चुअल में ये स्कूल नहीं है, बल्कि ये एक लॉजिकल स्कूल की ही एक ब्रांच है। इसी वजह से इसको कहा जाता है लेफ्ट विंग ऑफ द फंक्शनल स्कूल। समझ में आ रहा है? एक बार और हेलो। रिपीट कीजिए मैम। हाँ, देखो ये जो अभी मैंने आपको स्टेटमेंट दिया है, अकॉर्डिंग टू कार्ल लेवलिन, हम इसको लेफ्ट विंग ऑफ द फंक्शनल स्कूल क्यों बोलते हैं, रियलिस्टिक स्कूल को? कार्ल लेवलिन ये कहते हैं कि जो रियलिज्म है वो रियल में कोई जूरिस्प्रूडेंस का स्कूल नहीं है, बल्कि ये एक ब्रांच है सोशोलॉजिकल स्कूल की या सोशोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस की। इसलिए इसको लेफ्ट विंग ऑफ द फंक्शनल स्कूल बोला जाता है। लेफ्ट विंग ऑफ द फंक्शनल स्कूल बोला जाता है। अब देखो इसमें जो रियलिस्टिक स्कूल के जो जूरिस्ट थे, उन्होंने जो ट्रेडिशनल लीगल रूल्स थे, यानी कि जो कॉन्सेप्ट्स थे, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट थे लॉ को, उसको इन्होंने सिरे से नकार दिया। और लॉ को इन्होंने कहा कि ये एक तरीके से जनरलाइज्ड प्रेडिक्शन है किस चीज की, व्हाट द कोर्ट्स विल डू, कि कोर्ट क्या करेंगे। ठीक है, लॉ एज द जनरलाइज्ड प्रिडिक्शन ऑफ व्हाट द कोर्ट्स विल डू। ठीक है, ये कहते हैं कि केवल और केवल जो जज मेड लॉ है ना, दैट इज दिस इज द जेन्युइन लॉ। केवल जज मेड लॉ ही जेन्युइन लॉ है, बाकी ये किसी भी लेजिस्लेचर को कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। रियलिज्म जो है बेसिकली ये एंटीथेसिस है टू आइडियलिज्म। आइडियलिज्म के एंटी है रियलिज्म। जेरोम फ्रैंक कहते हैं कि लॉ है क्या? ठीक है, लॉ है जो भी कोर्ट ने डिसाइड कर दिया इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर सेट ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी डिसीजन आता है उसी को इन्होंने लॉ बोला है, यानी कि जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है दैट इज द लॉ, अदरवाइज और कोई लॉ नहीं है। समझ में आ रहा है इतना? यस मैम। है ना? अब एक हुए मैडम हैं इसमें जूरी। आपने ना, एक्सक्यूज मी, इसमें आपने जी, जो जितने भी जुडिस थे उनके सब उनका सबके विचार बता दिए कि उनके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन थे, बट वो इसमें मैं क्वेश्चन आगे क्या बताऊंगी। बनेगा? नहीं, सुनिए सुनिए मेरी बात, वो मैं आगे बताऊंगी, क्योंकि जितने भी नाम मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ ना, उसको थोड़ा सा डिटेल में मैं आगे बताऊंगी। इस पे जो मेन क्वेश्चन बनता है, इस पे कुछ भी घुमा फिरा के आपसे नहीं पूछा जाता है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है
कि डिस्कस अबाउट द अमेरिकन रियलिस्टिक स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। अब जब अमेरिकन रियलिस्टिक स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस आएगा तो उसको आप रियलिस्ट स्कूल से ही शुरू करेंगे, क्योंकि दो ब्रांचेस में ये डिवाइडेड है, अमेरिकन और स्कैंडिनेवियन। तो आपको अमेरिकन पढ़ना है तो उससे पहले आपको बेसिक इंट्रो देना होगा रियलिस्टिक स्कूल का। वो मैं इंट्रो आपको दे रही हूँ रियलिस्ट स्कूल का, ओके मैम। ठीक है। अमेरिकन पे हम अभी नहीं आए हैं, क्योंकि ये जितने भी जूरिस्ट हैं इन्होंने दोनों के लिए कॉमन बात बोली, स्कैंडिनेवियन के लिए भी अमेरिकन में। एक्चुअली दोनों में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्यों नहीं है? दोनों स्कूल्स में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, क्योंकि वो जो स्कैंडिनेवियन है वो केवल अपनी साइड के लिए ही के लॉ के बारे में ही बात करता है, और अमेरिकन अमेरिका के पर्सपेक्टिव में बात करता है। सिर्फ ये डिफरेंस है। तो अब सिलेबस में एक स्कूल है तो एक ही ब्रांच दी हुई है रियलिस्ट की, तो वही पढ़नी है, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलर ब्रांच यही हुई है अमेरिकन रियलिस्ट स्कूल वाली। ठीक है, क्लियर? यस मैम। ओके। अच्छा, उसके बाद आते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक कि जो रियलिस्टिक स्कूल है इसकी क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो इनको इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया है प्रोफेसर गुड हार्ट ने। गुड हार्ट, GOODHART, गुड हार्ट। उन्होंने क्या कहा है कि जो रियलिस्ट है, रियलिस्टिक डेफिनेटनेस या मैं कहूँ कि सर्टेनिटी में बिलीव नहीं करते हैं। रियलिस्ट इस चीज़ में बिलीव नहीं करते हैं कि जो लॉ है वो सर्टेन हो। नहीं, ये कहते हैं कि रियलिस्टिक स्कूल के जो प्रोपाउंडर हैं वो कहते हैं कि जो लॉ है ना वो उसके अंदर कभी भी सर्टेनिटी नहीं आ सकती, निश्चितता नहीं आ सकती। इसकी जो प्रिडिक्टेबिलिटी है वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है कि भाई कोर्ट के सामने किस तरीके का केस आ रहा है, क्या उसके फैक्ट्स हैं, कैसे डिसीजन दिया गया, तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इसलिए लॉ जो है वो सर्टेन नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ आती है कि लॉ जो है वो कई बार कभी कभी एक्चुअली क्या होता है कि लॉ फॉर्मल नहीं होता, लॉजिकल नहीं होता, कंसेप्चुअल नहीं होता। क्यों नहीं होता? एक्चुअली हालांकि लॉ के अंदर ये सारी चीज़ें होती है कि फॉर्मल भी होता है, लॉजिकल भी होता है, कंसेप्चुअल भी होता है, लेकिन इस स्कूल के जो प्रोपाउंडर हैं वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये कहते हैं कि कोर्ट जब केस को डिसाइड करता है, ठीक है, और जब वो किसी भी डिसीजन पे पहुंचता है तो वो इमोशंस के बेस पे पहुंचता है रादर देन लॉजिकल ग्राउंड्स। इसलिए वो लॉ की जो लॉजिकल उसके कैरेक्टरिस्टिक है या कंसेप्चुअल कैरेक्टरिस्टिक है उसको ये डिनाई कर देते हैं कि लॉ इसलिए लॉजिकल नहीं होता क्योंकि कहीं ना कहीं जो जजेस हैं या जो कोर्ट है उसके डिसीजन के साथ में इमोशंस ऐड हो जाते हैं ना चाहते हुए भी। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसके जो जूरिस्ट हैं वो जो ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं वो साइकोलॉजिकल अप्रोच पर देते हैं। साइकोलॉजिकल अप्रोच टू द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ। साइकोलॉजिकल अप्रोच कैसे? कि ये मेनली किस चीज़ से कंसर्न करते हैं? विद द ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, और जो भी लॉयर्स एंड जजेस जिस तरीके से कन्विक्शन देते हैं उन सारी चीज़ों पे ये बेस करते हैं कि क्या कहते हैं एक्चुअली इसको ये डिस्क्राइब करते हुए कि लॉ जो है ना, लॉ ऐसे ही नहीं बन जाता है, कुछ उसके पीछे साइकोलॉजिकल ग्राउंड्स भी होते हैं। लॉ को समझने के लिए हमें ह्यूमन बिहेवियर को समझना पड़ता है, साथ ही जो लॉयर्स हैं और जजेस हैं वो किस तरीके से कन्विक्शंस दे रहे हैं उन सारी चीज़ों को हमें समझना होता है। तो इसलिए इन्होंने साइकोलॉजिकल अप्रोच पर ज़्यादा बल दिया है, यानी कि जजेस और लॉयर्स के कन्विक्शंस को भी कंसीडर करना चाहिए और जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको भी कंसीडर किया जाना चाहिए वाइल डिसाइडिंग अ केस। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये कहता है कि जो रियलिस्टिक स्कूल है वो कभी भी लीगल टर्मिनोलॉजी को अपोज नहीं करते हैं। लीगल टर्मिनोलॉजी को अपोज नहीं करते हैं। जो लीगल टर्मिनोलॉजी की जो भी वैल्यू होती है उसको अपोज नहीं करते हैं।
नेक्स्ट है कि रियलिस्टिक स्कूल जो है ये मेनली फोकस करता है कि कोई भी जो लॉ होता है ना उसके इवेल्युएटिव पार्ट पे, यानी कि लॉ जो है लॉ क्या है और उसका क्या इफेक्ट होगा। इट मीन्स कि ये लॉ को इवेल्युएट करते हैं, लॉ को एक तरीके से उसकी आलोचना कह दो या इवैल्यूएशन कहना, इवैल्यूएट करते हैं बेसिकली, ठीक है। इवैल्यूएशन करते हैं लॉ का कि इसके अंदर क्या कमी है या ये जो लॉ है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा सोसाइटी के ऊपर। इन सारी चीज़ों को रियलिस्टिक स्कूल के जूरिस्ट कंसीडर करते हैं। इतना समझ में आ गया? यस मैम। अब आते हैं मेन अमेरिकन रियलिस्ट पे, अमेरिकन रियलिस्टिक स्कूल पे। अमेरिकन रियलिस्टिक स्कूल जो है ये एक कॉम्बिनेशन है एनालिटिकल स्कूल का, पॉजिटिविस्ट और सोशोलॉजिकल अप्रोच का। एनालिटिकल में ही पॉजिटिविज्म आ जाता है और सोशोलॉजिकल अप्रोच। अब इसको पॉजिटिविस्ट क्यों कहा जाता है या एनालिटिकल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भी चीज देखता है कि लॉ क्या है, लॉ एज इट इज, ठीक है, या व्हाट लॉ इज एंड व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ द लॉ, ठीक है। लॉ का अल्टीमेट एम क्या है, यानी कि अल्टीमेट एम क्या है, रिफॉर्म करना, और लॉ क्या है। तो अब क्योंकि ये क्या है पे भी फोकस करता है, दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिविस्टिक या एनालिटिकल स्कूल का कंसर्न इसके अंदर आ जाता है। दूसरी साइड सोशोलॉजिकल अप्रोच। सोशोलॉजिकल अप्रोच कैसे? कि ये देखता है कि लॉ जो है, लॉ की फंक्शनिंग क्या है सोसाइटी में, लॉ का इफेक्ट क्या पड़ता है सोसाइटी में, या इफेक्ट्स किस तरीके से आएंगे, जो भी लॉ बनेगा उसका सोसाइटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस चीज पर ये एम्फेसाइज करता है। लेकिन यहाँ भी एक चीज है कि सोशोलॉजिकल स्कूल भी सेम यही काम करता है कि लॉ का इफेक्ट देखता है कि सोसाइटी पे क्या पड़ेगा। लेकिन ये वाला जो स्कूल है इफेक्ट देखने के साथ साथ ही ये एक और चीज पे एम्फेसाइज करता है कि प्रायर रिविलेशन ऑफ द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ लॉयर्स, यानी कि इसके अंदर एक साइकोलॉजिकल अप्रोच भी आ जाती है, यानी लॉयर्स के बिहेवियर को भी ये पहले रिवील करने की कोशिश करता है। उन लॉयर्स हो गए या जजेस हो गए उनके बिहेवियर को भी ये इवेल्युएट करता है। इसलिए इसमें दोनों चीजें, ये थोड़ा सा एक स्टेप आगे हो जाता है सोशोलॉजिकल स्कूल से, इसीलिए इसको मिक्सचर कहा गया है एनालिटिकल और सोशोलॉजिकल स्कूल का, दोनों का। रियलिस्टिक स्कूल की जो अप्रोच है वो एम्पेरिकल है। एम्पेरिकल का क्या मतलब हो गया? ज्यादा साइंटिफिक है। क्यों है? क्योंकि ये कहते हैं कि जो जजेस के जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होते हैं, ना कि केवल लॉ पे ही डिपेंड होगा। क्यों ऐसा कहा गया है? अगर आप प्रेजेंट टाइम में भी देखो या इंडियन पर्सपेक्टिव में भी देखो तो लॉ जो है वो केवल और केवल वो नहीं है जो लेजिस्लेचर ने बना दिया है। इनफैक्ट जुडिशियरी भी अपने आप लॉ को इनेक्ट करती है, जैसे कि मैंने आपको विशाखा वाले केस का कई बार एग्जाम्पल दिया है। तो अब वो एग्जाम्पल कहाँ से आता है या केस को इस तरीके से क्यों डिसाइड किया जाता है कि एक अलग गाइडलाइन दी जाती है? क्योंकि यहाँ पे कुछ एसर्टेनेबल फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं केस टू केस, या कुछ केस की इस तरीके के फैक्ट्स होते हैं जहां पे जजेस को अलग से रूल को फॉर्मुलेट करना पड़ता है या गाइडलाइंस देनी पड़ती है। समझ आया? समझ आ रहा है ना? यस मैम। ओके। अब ये जो स्कूल है रियलिस्टिक स्कूल, इसमें भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, यानी इसकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। क्या है कि जो रियलिस्ट हैं वो स्टडी केस लॉज की स्टडीज पर ज्यादा फोकस करते हैं, या हम कहें कि जो रियलिस्ट हैं वो स्टडीज ऑफ केस लॉ को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। स्टडी केस लॉ को क्यों स्टडी करने के लिए बोलते हैं? क्योंकि ये मानते ही लॉ को जजमेंट लॉ है, इसलिए। अब क्योंकि स्टडी करने के लिए बोलते हैं, केस लॉ को स्टडी करने के लिए कहते हैं, तो उसी के कारण से इंक्वायरी आती है,
ठीक है। इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन का जो लाइन है वो खुल जाती है कि आप जब किसी भी केस को स्टडी कर रहे हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी कि ये चीज़ कहाँ से आई है, या इस डिसीजन के पीछे मोटिव क्या रहा होगा जजेस का, कैसे उन्होंने डिसाइड किया है। तो अब जब क्यों, कहाँ, कैसे आएगा, इट मीन्स कि इन्वेस्टिगेशन के लिए आप फर्दर प्रोसीड करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन होगी कि उस केस में क्या क्या चीज़ें नहीं मिली हैं हमें। इसी वजह से क्या होता है कि जो पर्सनालिटीज़ हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के कारण आप पर्सनालिटीज़ को स्टडी करते हो, और जो जजेस हैं उनकी साइकोलॉजी को भी स्टडीज़ करते हो, जजेस की या जूरी मैन की, कि भाई उन्होंने, उनका जो दिमाग रहा होगा, जो मेंटल उस टाइम पे कंडीशन रही होगी, किस तरीके की रही होगी, क्या सोच करके उन्होंने डिसीजन दिया होगा, वो इस केस स्टडी के थ्रू ही आगे फर्दर वर्क करता है। अब जो रियलिस्ट हैं वो डिफरेंट रिजल्ट्स पे फोकस करते हैं, यानी कि कोर्ट्स ने जो भी डिसीजन दिया, ठीक है, जो भी उनका विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द सेम रूल रहा है या कॉन्सेप्ट रहा है, जिस वेरिएशन में उन्होंने काम किया है, फैक्ट्स, केस के जो भी फैक्ट्स रहे हैं उस पे किस हद तक इन्फ्लुएंशियल रहा है कोर्ट्स, इन सारी चीज़ों को रियलिस्ट जो है वो स्टडी करते हैं। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ो। यस मैम। ओके, अब आते हैं इनके जूरिस्ट, जो मेन जूरिस्ट हैं। उसमें सबसे पहले आते हैं जस्टिस होम्स। जस्टिस होम्स, ओलिवर वेंडल होम्स जिनको हम कहते हैं। 1897 में जस्टिस होम्स ने सबसे पहले एक पेपर इशू किया, ठीक है, और उस पेपर में पहली बार इन्होंने रियलिज्म का बीज बोया। ठीक है, उस पेपर में इन्होंने कहा, एक्चुअली वो कहते हैं कि अगर कोई भी लॉ को जानना चाहता है कि व्हाट लॉ इज, लॉ क्या है, तो उसको हमेशा लॉ को एक बेडमैन के नज़रिए से देखना चाहिए, एक बेडमैन की आंखों से देखा जाना चाहिए। बेडमैन की आंखों से कैसे, कि उसको ये देखना चाहिए कि अगर वो कुछ भी करता है तो उसके साथ क्या हो सकता है, उसके साथ क्या चीज़ें होंगी, तभी आप लॉ को जान सकते हो। अब सपोज अगर ये कहते हैं कि आप लॉ को जानना चाहते हैं तो बैडमैन की आंखों से देखो। बैडमैन कैसे, सपोज किसी क्रिमिनल की आंखों से देखो। आप ये सोचो कि अगर आपको मर्डर करना है तो अब आप लॉ को कैसे देखोगे, अच्छा अगर मर्डर किया तो मुझे लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है, डेथ पेनल्टी भी हो सकती है, किन किन सर्कमस्टांसेस में मर्डर किया जा सकता है, मतलब कहाँ कहाँ आपको पनिशमेंट मिल सकती है, क्या क्या इसके एक्सेप्शन हो सकते हैं, कि भाई अगर वॉलंटेरली आप इंटेंशनली मर्डर करते हो तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगी, अनइंटेंशनली करते हो तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगी, है ना, एक्सीडेंटली आपसे हो जाता है तो ये पनिशमेंट मिलेगी। या इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं कि भाई अगर सडन क्वारल हो गई या अचानक से लड़ाई झगड़ा हो गया तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस हैं कि डेथ पेनल्टी से तो बच सकते हो ना। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है, सामने वाला प्रोवोक कर रहा है, या तो इस तरीके की जो आप चीज़ें देखेंगे, पॉइंट आउट करेंगे कि किन किन कंडीशंस में आपके ऊपर मर्डर के चार्ज लग सकते हैं और कहाँ कहाँ से आप अपना डिफेंस ले सकते हो। तो जब आप उसके नज़रिए से देखोगे तभी आप समझ पाओगे कि व्हाट द लॉ इज। ठीक है, जस्टिस होम्स जो है वो यही चीज़ कहते थे कि अगर लॉ को समझना है तो आपको एक बुरे व्यक्ति की आंखों से उसको देखना होगा, तभी आपको लॉ समझ में आएगा। रियलिस्टिक स्कूल जो है, ठीक है, ये जो है ना, ये रियलिस्टिक स्कूल के टेनेंट बने और कहा कि जो रूल ऑफ लॉ है इट इज़ अ रूल ऑफ कंडक्ट, ये केवल और केवल रूल ऑफ कंडक्ट है। ठीक है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब क्योंकि ये कोर्ट्स के थ्रू इन्फोर्स किया जा सकता है इसलिए इसकी अथॉरिटी को चैलेंज भी किया जा सकता है, ये कहते थे जस्टिस होम्स। ठीक, दूसरा एक और चीज़ ये बोलते हैं जस्टिस होम्स, एक्चुअली ये चीज़ें क्यों बोलते हैं, क्योंकि जस्टिस होम्स जो थे ना ये बहुत लंबे समय तक अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं।
इसलिए इन्होंने जो मेन एम्फेसाइज किया है वो ये क्या है, वो ये मेन एम्फेसाइज करते हुए कहा है कि जो लाइफ ऑफ लॉ है ये कभी भी लॉजिकल नहीं होती, ये केवल एक्सपीरियंसेस को किया जा सकता है। ठीक है कि भाई लॉ जो है कितने समय तक चलेगा, इसका कोई लॉजिक नहीं हो सकता, ये इसको आप केवल एक्सपीरियंस करते हो। साथ ही साथ ये कहते थे कि जो जजेस है ना, जजेस की ड्यूटी क्या है, जजेस की ड्यूटी है टू अप्लाई द लॉ एज ही फाइंड्स इट, जैसे ही उसको कोई भी लॉ मिलता है वो उसको अप्लाई करे, ना कि वो उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश में लग जाए। लॉ को आपको रेक्टिफाई नहीं करना है या कोई क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन उसकी नहीं निकालना है, बल्कि अगर आपको किसी भी पॉइंट पे लॉ मिलता है तो आप उसको अप्लाई करें। दूसरा ये कहते हैं कि जहां कहीं पे भी कोई भी गैप होता है लॉ में, तो ये जजेस हैं, जजेस की ड्यूटी है कि वो प्रीसिडेंट की हेल्प लें। और जहां पे ये भी अनक्लियर है यानी प्रेसिडेंट भी अनक्लियर हो जाता है, वहां पे उनको खुद से उसको डिसाइड करना चाहिए, और डिसीजन भी ऐसा होना चाहिए उनका जो कि इनोवेटिव हो, लेकिन जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं लॉ के उसके अगेंस्ट ना हो। मतलब एक तरीके से डिसीजन इस तरीके से दे कोर्ट की उसके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं लॉ के वो हमेशा लॉ का पार्ट बना रहे। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? हेलो? यस मैम। Yes, ma'am. ओके। जस्टिस होम्स कहते हैं कि जो जजेस और लॉयर्स होते हैं ना उनको बहुत अच्छे से पता होता है, उनको लॉ भी पता होता है, उनको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी पता होता है, लॉ का सोशोलॉजिकल भी, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट भी, सारी चीज़ें उनको पता होती हैं, सारे एस्पेक्ट वो जानते हैं जजेस। इसलिए वो इस पोजीशन में होते हैं कि वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। ठीक है, अपने एजुकेशंस के थ्रू या अपने डिसीजंस के थ्रू जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम उनके सामने आ रही है उसको वो सॉल्व कर सके। ये था जस्टिस होम्स की थ्योरी, या जस्टिस होम्स ने जो भी कहा है उनका स्टेटमेंट। उसके बाद दूसरे जो जूरिस्ट आते हैं अमेरिकन रियलिज्म में वो हैं जॉन चिपमैन ग्रे। जस्टिस ग्रे हम इनको बोल सकते हैं, ग्रे। 1839 से लेकर 1915 तक, 1839 से 1915 तक। ये कहते हैं कि लॉ क्या है, लॉ है व्हाट द जजेस डिक्लेयर, मतलब जो भी जज डिक्लेयर कर देते हैं वही लॉ है। इनका मेन एम्फेसाइज जो रहा है वो रहा है जजेस की पर्सनालिटी पर और उनके पर्सनल व्यूज पर। ये कहते हैं कि जजेस जब कोई भी डिसीजन देते हैं, कोई भी डिसीजन वो पास करते हैं अपने केस के थ्रू, तो उनकी जो पर्सनालिटी है और उनके जो पर्सनल व्यूज होते हैं जजेस के वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वाइल टेकिंग द डिसीजन। या ये एक्चुअली पर्सनालिटी और जो पर्सनल व्यूज है ये एक तरीके से एक ग्राउंड प्रिपेयर कर देते हैं। ठीक है, जो ज्यादा स्केप्टिकल अप्रोच का होता है, मतलब थोड़ा उलझा हुआ होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लॉ के अंदर या डिसीजंस के अंदर नॉन लॉजिकल फैक्टर्स का भी बहुत इन्फ्लुएंस हो जाता है, मतलब ऐसे फैक्टर्स भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं होता है, नॉन लॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। ये है जस्टिस ग्रे। ये क्या कहते हैं कि जो भी लॉ लेजिस्लेटर्स बनाते हैं, जस्टिस ग्रे कहते हैं ऐसा, वो क्या होता है, वो ज्यादा कुछ नहीं होता, वो केवल डेड वर्ड्स ऑफ द स्टैट्यूट्स होता है, डेड वर्ड्स ऑफ द स्टैट्यूट्स। कोर्ट जो है, कोर्ट इनके अंदर जीवन देने का काम करता है थ्रू देयर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। मतलब लेजिस्लेचर्स के थ्रू जो जब लॉ बनाया जाता है तो वो लॉ क्या होता है, वो केवल और केवल एक प्राण रहित इंस्टीट्यूट होता है, उसके अंदर कोई जान नहीं होती।
जान डालने का काम कौन करता है? कोर्ट्स करते हैं। और किस तरीके से करते हैं? जब वो किसी भी लॉ की जुडिशियल इंटरप्रिटेशन देते हैं। इसलिए इन्होंने जो जजेस हैं उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल बताया है इन मेकिंग लॉज इन अ गिवन लीगल इन अ गिवन सोशल सिस्टम। अभी के टाइम में जजेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये थ्योरी थी जस्टिस ग्रे की। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कार्ल लेवलिन। कार्ल लेवलिन 1893 से लेकर के 1962 तक 1962 तक कार्ल लेवलिन जो थे ये यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में प्रोफेसर रहे हैं जी। मैम ये जस्टिस ग्रे का पूरा नाम क्या है? जेरोम फ्रैंक ग्रे तो नहीं है? ना ना ना, जेरोम फ्रैंक अलग है, इनका नाम है जॉन चिपमैन ग्रे। ओके, थैंक यू। जॉन चिपमैन ग्रे। अच्छा मैम जी, ये कार्डोजो कौन है फिर? ये भी जज ही रहे हैं अच्छा, कार्डोजो भी जी। होम्स हो गए, ग्रे हो गए, कार्डोजो हो गए, ये सब जज रहे हैं। इसीलिए ये जो स्कूल है ये जजमेंट लॉ को ही लॉ मानता है। तो मैम आप देखिए जी, हमारे सिलेबस में कौन से आएंगे? आपके सिलेबस में जूरिस्ट मेंशन नहीं है, केवल अमेरिकन स्कूल मेंशन किया गया है। अमेरिकन स्कूल में जूरिस्ट को मेंशन नहीं किया गया है। जो मेन जूरिस्ट हैं इस स्कूल के वो मैं आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि आपको पेपर में पूरा स्कूल लिखने के लिए आएगा, किसी भी एक पर्टिकुलर जूरिस्ट की थ्योरी नहीं आएगी रियलिस्ट स्कूल से। ओके, थैंक यू। जी हाँ जी, तो हम पढ़ रहे थे कार्ल लेवलिन 1893 से लेके 1962 तक। 1893 टू 1962। कार्ल लेवलिन जो हैं ये एक प्रोफेसर रहे हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। इन्होंने खुद कन्फेस किया है कि कोई भी मतलब जो रियलिस्ट स्कूल है एक्चुअली वो कुछ भी नहीं है, रियलिस्ट स्कूल जैसी कोई चीज़ नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये एक तरीके से पर्टिकुलर अप्रोच है ऑफ अ ग्रुप ऑफ थिंकर्स जो, और वो भी ग्रुप ऑफ थिंकर्स भी किसका, जो कि सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस से बिलोंग करते हैं। उनका केवल एक पर्टिकुलर अप्रोच को लेके ग्रुप है, वही रियलिस्टिक स्कूल है, अदरवाइज कोई ये अलग से स्कूल नहीं है। इन्होंने अगेन लॉ को ना एक तरीके से इवैल्यूएशन ऑफ लॉ के लिए इन्होंने सजेस्ट किया है कि भाई आप ये मत करिए कि लॉ जो है लॉ क्या है, बल्कि आप ये ढूंढिए कि लॉ को इवैल्यूएट कैसे करना है, मतलब लॉ का इवैल्यूएशन कैसे किया जाना है। तो इवैल्यूएशन की बात करते हुए इन्होंने ये कहा है कि उसका क्या इफेक्ट होगा लॉ का, मतलब कंसेप्चुअल रूल्स जो हैं लॉ का जो कंसेप्ट्स है उस पे ध्यान ना दे करके जो लॉ है, प्रेजेंट लॉ है, उसका क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, ऐसा कार्ल लेवलिन कहते हैं। ये कहते हैं कार्ल लेवलिन कि जो ये रियलिज्म था ना, रियलिज्म एक तरीके से मूवमेंट था, मूवमेंट इन थॉट एंड वर्क अबाउट लॉ। Realism means a movement in thought and work about law। ठीक है, विचारों की एक अलग मूवमेंट और लॉ के बारे में एक्ट करना, मतलब रियलिज्म विचारों का एक मूवमेंट और वर्क अबाउट लॉ ये था। इसने क्या किया है, जो ट्रेडिशनल लीगल रूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स थे उनको खत्म किया और ज्यादा कंसंट्रेट किया व्हाट कोर्ट्स एंड पीपल्स आर एक्चुअली डूइंग। किस चीज पे, कि एक्चुअल में कोर्ट और जो पीपल हैं या लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, कार्ल लेवलिन के अकॉर्डिंग क्या फीचर्स है रियलिज्म के? सबसे पहला तो ये है कि जो रियलिज्म है
वो कोई नया स्कूल नहीं है जूरिस्प्रूडेंस का, बल्कि एक तरीके से न्यू मेथोडोलॉजी है जूरिस्प्रूडेंस में। इट इज अ न्यू मेथोडोलॉजी इन जूरिस्प्रूडेंस। ये कहते हैं कि जो रियलिस्ट हैं वो ऐसा मानते हैं कि लॉ जो है वो डायनेमिक है, चेंज होता रहता है और स्टैटिक नहीं है। डायनेमिक एंड नॉट अ स्टैटिक, चेंज होता रहता है। अब स्टडी करने के पर्पस से जो रियलिस्टिक थे उन्होंने टेम्परेरीली इज और ओट को अलग कर दिया फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी। अगेन रियलिज्म एम्फेसाइज करता है सोशल इफेक्ट्स ऑफ लॉ एंड ऑफ लीगल डिसीजन। मतलब लॉ का और लीगल डिसीजन का सोशल इफेक्ट क्या होगा इस बारे में वो स्टडी करता है। मैम दो पार्ट, ठीक है मैम दो जी, पार्ट कौन से बताए आपने अभी? दो पार्ट। मतलब आपने कहा ना दो, स्टडी ऑफ लो पर्पस है तो दो में चेन डाइवर्ट कर दिया उसको। स्टडी ऑफ लॉ जो है, नहीं मैं रियलिज्म कार्ल लेवलिन का बता रही हूँ ना। इसके जो मेन फीचर्स हैं वो ये है कि एक तो ये न्यू मैथोडोलॉजी है जूरिस्प्रूडेंस में, दूसरा ये डायनेमिक होता है, स्टैटिक नहीं होता है। नेक्स्ट ये इसका लॉ का जो है वो ये इम्फेसाइज करता है कि लॉ का सोशल इफेक्ट्स क्या होगा, लॉ का और लीगल डिसीजंस का। ठीक है, इज और ओट को इसने डिफरेंशिएट कर दिया है। क्यों कर दिया है? फॉर द पर्पस ऑफ, मतलब किस पर्पस से कि भाई उसको स्टडी किया जा सके। ठीक है, कि आप जो हैं लॉ को अलग अलग करके स्टडी कर पाए। ये इज क्या है, यानी लॉ एग्जिस्टिंग लॉ क्या है और लॉ क्या होना चाहिए, इसको इन्होंने अलग अलग कर दिया है। पर्पस तो मैंने कुछ नहीं बोला, क्लियर है? ओके मैम। ओके, अच्छा अब ये हो गए हमारे जी कार्ल लेवलिन। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जेरोम एन फ्रैंक। जेरोम एन फ्रैंक 1889 से लेकर के 1957। मैम ये नोट्स आप हमारे साथ शेयर कर देंगे प्लीज? ये आपके पास ऑलरेडी है, जो रिलायबल के जो नोट्स हैं ना उसमें मेंशन है, आप चेक कर लेना। नहीं होंगे तब आप मुझे बता देना। मैम मैं वो खोल के ही बैठी हूँ, वो इतना डिटेल में नहीं है जैसे आप समझा रही हैं। बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट पैराग्राफ्स हैं हाँ 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 हाँ, वो डिटेल में नहीं होगा क्योंकि डिटेल में इतना आता भी नहीं है। चलो ठीक है, मैं कर दूंगी, पर इतना डिटेल में तो मेरे पास भी नहीं है, मैं सिर्फ उसको डिस्क्राइब कर रही हूँ। उसमें ग्रे नहीं है मैम। ग्रे नहीं है, ग्रे में तो एक ग्रे में भेज दूंगी आपको, अगर ग्रे नहीं है तो। आप सारे भेज दीजिए प्लीज, आपने बड़ा अच्छे से समझाया है पॉइंट्स। ठीक है मैं, यस ठीक है मैं, मुझे ना खुद को इसको थोड़ा सा कंसोलिडेट करना होगा, मैं भेज दूंगी आपको, कल भेज दूंगी। ठीक है, हाँ लेकिन जी मैडम इनमें से कितना जी, आएगा ये, मतलब कितने इसमें बस ये ऑथर्स के लास्ट ये? है, लास्ट है, जेरोम फ्रैंक लास्ट है। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है। ऐसा है ना, पूरा स्कूल आएगा आपका अमेरिकन रियलिस्ट का। तो अच्छा जितना जी। मैं आपको पढ़ा रही हूँ इतना तो आपको वहां पे याद रहेगा नहीं। तो जब अमेरिकन हम्म रियलिस्ट पूरा आएगा तो आप मेन तो थोड़ा सा रियलिस्ट का दोगे। ठीक है, हम्म अब अगर 20 मार्क्स में आ जाता है तो रियलिस्टिक स्कूल के फिर आप फीचर्स भी दोगे, उसके बाद आप अमेरिकन पे आओगे, है ना। हम्म अमेरिकन पे आने के बाद में फिर आप उनके जूरिस्ट बताओगे, क्योंकि चार तो जूरिस्ट है इसमें। होम्स हो गए, हम्म ग्रे हो गए, लेवलिन हो गए और जेरोम फ्रैंक हो गए।
और उसमें भी बस बहुत छोटा छोटा सा एक एक पैराग्राफ है, एक एक पैराग्राफ में भी आप जब पेपर में लिखोगे तो दो दो लाइन ही लिख पाओगे, है ना, इसलिए। ठीक है, उसके बाद इसका क्रिटिसिज्म आ जाता है अमेरिकन स्कूल का। हाँ, तो जेरोम फ्रैंक 1889 से लेके 1957 तक का इनका टाइम पीरियड रहा है। ये इनिशियली प्रैक्टिसिंग लॉयर रहे हैं, ठीक है, और इन्होंने लॉ डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट का जो लॉ डिपार्टमेंट था उसमें इन्होंने काम किया। उसके बाद ये जज अपॉइंट हुए 1941 में। इसमें एक चीज आप याद रखना कि ये जो 4 जूरिस्ट है ना, उसमें केवल कार्ल लेवलिन ही ऐसे हैं जो कि प्रोफेसर रहे हैं। बाकी जेरोम फ्रैंक हो गए, ग्रे हो गए, होम्स हो गए, या कार्डोजो तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है आपको क्योंकि वो है नहीं इसमें। तो जेरोम फ्रैंक, ग्रे और होम्स, ये तीनों ही जज रहे हैं। ठीक है, इनको जज अपॉइंट किया गया था 1941 में यूएस सर्किट कोर्ट के अंदर, और तब इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, लॉ एंड द मॉडर्न माइंड। लॉ एंड द मॉडर्न माइंड। इन्होंने ना एक चीज पे अटैक किया था लॉ को लेकर के कि जो सर्टेनिटी ऑफ लॉ है ना, या सर्टेनिटी ऑफ लीगल रूल्स है कि लॉ जो है वो सर्टेन होना चाहिए, ये एक मिथ होता है। ऐसा इन्होंने कहा कि लॉ जो है वो कभी भी सर्टेन नहीं होता। ये कहते हैं कि लॉ इज व्हाट द कोर्ट हैज डिसाइडेड। लॉ क्या होता है? जिसको कि कोर्ट डिसाइड करता है किसी भी पर्टिकुलर फैक्ट के रिगार्डिंग, उसके फैक्ट को देते हुए। और जब जब कोई भी डिसीजन दिया जाता है, यानी कि डिसाइड किया जाता है किसी भी केस को, तो उस समय पे लॉयर्स का जो ओपिनियन होता है वो केवल एक गेस होता है कि हाँ भाई ये चीज हो सकती है कोर्ट के बारे में, कि कोर्ट क्या डिसाइड करेगा। ठीक है, और इसको हम लॉ नहीं मान सकते हैं जब तक कि कोर्ट वही चीज डिसाइड नहीं कर देता है जो कि आपने सोचा था, यानी कि जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट नहीं हो जाता है। अब इन्होंने उल्टा कान पकड़ लिया। सीधे शब्दों में ये कहना चाहते हैं कि लॉ जो है, एक तो लॉ कभी भी सर्टेन नहीं हो सकता, मतलब निश्चित नहीं हो सकता, फैक्ट्स के अकॉर्डिंगली वो चेंज होता रहता है। दूसरा, लॉ जो है, लॉ वो होता है जिसको कि कोर्ट डिसाइड करता है, और कोर्ट के अंदर भी क्योंकि लॉयर और जजेस दोनों आते हैं, तो उनमें भी जो जजेस अपने जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट में डिक्लेयर करते हैं उसको इन्होंने लॉ माना है। यानी कि जेरोम फ्रैंक ये कहते हैं कि लॉ जो है, लॉ इज अनसर्टेन। ठीक है, और सर्टेनिटी ऑफ लॉ इज अ लीगल मिथ। ये कहते हैं कि जो सर्टेनिटी ऑफ लॉ के बारे में जब हम बात करते हैं, ये केवल एक चाइल्ड लाइक क्रेविंग है। जैसे बच्चा सोचता है ना, बच्चे की जो क्रेविंग होती है, उसी तरीके से सर्टेनिटी ऑफ लॉ है। और ये क्यों डेवलप हुई है इस तरीके की चीज? ड्यू टू द साइकोलॉजी। जो भी हमारी बचपन से जो साइकोलॉजी सेट की गई है कि भाई हमें प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, सेफ्टी मिलनी चाहिए अपनी फादर से ठीक उसी तरीके से कोई भी व्यक्ति लॉ के थ्रू अपनी सेफ्टी चाहता है कि लॉ जो है, लॉ ऐसा होना चाहिए जो कि हमें प्रोटेक्ट कर सके और हमें सेफ कर सके। इसको इन्होंने कहा है फादर कॉम्प्लेक्स। फादर कॉम्प्लेक्स। फादर कॉम्प्लेक्स क्या हो गया? जो छोटा बच्चा होता है ना, जब वो अपने फादर के साथ में होता है तो उसको लगता है कि वो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, मतलब फादर उसको अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपने फादर के साथ में वो सेफ है। तो ये साइकोलॉजी क्योंकि बचपन से डेवलप होती है, इसीलिए कोई भी पर्सन ऐसा मानता है कि लॉ जो है, लॉ सर्टेन होना चाहिए, यानी एक ही लॉ होना चाहिए, जो भी है पहले से ज़्यादा चेंजेस उसमें चेंज नहीं होना चाहिए, और वो लॉ भी ऐसा होना चाहिए जो कि उसको प्रोटेक्ट करे और उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। उसके अकॉर्डिंगली रूल्स जो है वो केवल फॉर्मुलेट किए जाते हैं, वो लॉ नहीं होते हैं। फ्रैंक कहते हैं कि लॉ केवल वही है जो कि जजेस डिक्लेयर कर देते हैं, और इसके अंदर जो लीगल सर्टेनिटी आती है
वो प्रेसिडेंट या कोडिफिकेशन के थ्रू आती है। यानी लॉ जो है जब आप उसको प्रेसिडेंट की फॉर्म में यूज करते हैं या उसको कोडिफाई कर देते हैं तब उसके अंदर सर्टेनिटी आती है, अदरवाइज लॉ के अंदर सर्टेनिटी नहीं आती है। ठीक है मैम, ये तो सारे लॉ के साथ अप्लाई हो जाएगा इंडिया में भी ना, लॉ तो सबके, हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। ये जो अपने यहाँ कॉन्सेप्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन लॉ होते हैं, वो इसी बेस पे होते हैं। हाँ इसी बेस पे होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया के अंदर भी तो जज मेड लॉ होता है ना, हालांकि लेजिस्लेटर मेड लॉ भी होता है, स्टैट्यूट के थ्रू भी लॉ डिक्लेयर होते हैं और कोर्ट के थ्रू भी लॉ डिक्लेयर होते हैं, तो इंडियन पर्सपेक्टिव में भी अप्लाई होगा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो ऑर्डर में लिखा होता है वो लॉ है हाँ जी, जजमेंट्स के अंदर। हाँ जजमेंट, और जजमेंट जो है ना, जजमेंट में अब अच्छा प्रीसीडेंट, हाँ प्रीसीडेंट आपको समझ नहीं आ रहा होगा, चलो प्रीसीडेंट बताती हूँ क्या होता है। वैसे तो आपका नेक्स्ट सेम में आएगा। प्रीसीडेंट का मतलब होता है कि जो एपिलेट कोर्ट है जब वो किसी भी केस पे डिसीजन देती है तो लोअर कोर्ट्स पे वो बाइंडिंग इफेक्ट रखता है, तो उस डिसीजन को प्रीसीडेंट बोला जाता है। उन्होंने चाहे कोई भी डिसीजन दिया हो, एपिलेट कोर्ट ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने सपोज कोई भी डिसीजन दिया हो, जो लोअर कोर्ट्स है हाई कोर्ट या अदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उनको उसको मानना ही मानना पड़ेगा, वो बाइंडिंग इफेक्ट रखेगा, इसको बोला जाता है प्रीसीडेंट। ठीक है, अच्छा अब इसका आता है क्रिटिसिज्म, अमेरिकन रियलिज्म का। क्रिटिक्स क्या कहते हैं? क्रिटिक्स ये कहते हैं कि जो रियलिस्टिक स्कूल के जो कंपोनेंट्स हैं ना, उन्होंने कंप्लीटली जो रूल्स और लीगल प्रिंसिपल्स की जो इम्पोर्टेंस थी, उनकी जो महत्ता थी रूल्स की और लीगल प्रिंसिपल्स की, उसको ओवरलुक कर दिया है और लॉ को एज एन असेंबलेज ऑफ अनकनेक्टेड कोर्ट डिसीजंस, मतलब केवल और केवल जो कोर्ट्स के जो डिसीजंस होते हैं उनको इकट्ठा कर क्या कहूँ कि असेंबल फॉर्म में इन्होंने लॉ को माना है कि लॉ जो है केवल वही है बस जिसको जो भी कोर्ट ने बना दिया। तो इसको, इस पॉइंट पे इनको क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि इन्होंने जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है लॉ का, जो कभी भी कोर्ट के सामने नहीं आता है, कई बारी लेजिस्लेचर जिस इंटेंशन के साथ उसको बनाते हैं उसको इन्होंने कंप्लीटली निग्लेक्ट कर दिया है और इन्होंने कोर्ट जुडिशियल डिसीजंस को बहुत ही ऊपर रखा है। जबकि कई बार क्या होता है, जुडिशियल डिसीजंस जब होते हैं तो उनमें एक ह्यूमन फैक्टर भी एग्जैजरेट होता है, ह्यूमन फैक्टर भी रिफ्लेक्ट होता है, इसलिए कई बारी उसमें जो पर्सनल व्यूज होते हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऐसा इनका क्रिटिसिज्म है। बस ये एक या दो लाइन का एक क्रिटिसिज्म है, बाकी तो ये ज़्यादा बड़ा है ही नहीं। मेरे साइड से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। हाँ मैम, क्रिटिसिज्म दोबारा रिपीट कर देंगे? क्रिटिसिज्म, सबसे पहला क्रिटिसिज्म तो ये है कि जो भी रूल्स और लीगल प्रिंसिपल्स की जो इम्पोर्टेंस थी, नियमों की या जो लीगल प्रिंसिपल्स थे, उसको इन्होंने ओवरलुक कर दिया है और लॉ को इन्होंने एक तरीके से माना है असेंबलेज ऑफ अनकनेक्टेड कोर्ट डिसीजंस। असेंबलेज ऑफ अनकनेक्टेड, जी। दूसरा क्रिटिसिज्म आता है कि दे हैव निग्लेक्टेड दैट पार्ट ऑफ लॉ, they have neglected that part of law which never comes before a court। मतलब इन्होंने लॉ के उस पार्ट को निग्लेक्ट कर दिया जो कि कभी भी कोर्ट के सामने नहीं आता। ठीक है मैडम, ये अनकनेक्टेड कोर्ट डिसीजन क्या होता है जो आपने कोर्ट डिसीजंस, मतलब देखो अलग अलग जो कोर्ट्स होती हैं ना, वो अलग अलग तरीके के डिसीजंस देती हैं। कई बार एक दूसरे से उनका कोई तालमेल भी नहीं बैठता, इसको इन्होंने अनकनेक्टेड कोर्ट डिसीजंस दिया है। भाई सपोज अगर हाई कोर्ट के डिसीजन की बात करें तो मुंबई के कोर्ट ने अलग दिया
है ना, कोलकाता के नियम लग रहे, उस सबको आप इकट्ठा कर रहे हो, उसको ये बोल रहे हैं अनकनेक्टेड कोर्ट डिसीजंस। मतलब सुप्रीम कोर्ट के नीचे नीचे जितने भी हाई कोर्ट वाले हैं सब इसी अनकनेक्टेड वाले में आ जाएंगे। हाँ जी, सब इसी में आ जाएंगे, अनकनेक्टेड वाले में। सुप्रीम कोर्ट में भी जो अलग अलग जज के हैं वो भी अनकनेक्टेड में काउंट हो जाएंगे ना? हाँ, वो भी हो सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं। मतलब अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा है, क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्योंकि अलग अलग कोर्ट का अलग अलग डिसीजन होता है, हर केस के फैक्ट्स अलग होते हैं, सर्कमस्टांसेस अलग होती है, कभी भी सेम फैक्ट नहीं किसी भी केस में इन्वॉल्व हो सकता है भाई, हर एक केस अलग टाइप का है तो अलग ही फैक्ट्स होंगे, पर ये क्या कहते हैं कि एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उसको भी इन्होंने एक साथ असेंबल करके कह दिया कि हाँ भाई ये लॉ है, जो कि सब पे इक्वली एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। मैंने रेफरेंस नहीं लेते। हाँ जी, ये मैम इसका मतलब ये जितने सारे जो डिसीजंस आ रहे हैं वो एक साथ हम कंपाइल करके देख ही नहीं पाएंगे ना, इसीलिए अनकनेक्टेड है ये। हाँ जी, बिल्कुल देख भी नहीं पाओगे उसको कोई आप, और क्योंकि हर केस का अलग फैक्ट है, आप कैसे उसको इकट्ठा करोगे, इसलिए इनका ये जो पॉइंट है या ये जो स्कूल है, ये एक तरीके से एग्जैजरेट लगता है, अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है। ठीक है, ये मैम मैंने लेकिन और तो इकोनॉमिक जी, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज ये सब होंगे नहीं? ये नेक्स्ट वाले लेक्चर में हो जाएगा। अच्छा, एक और इसका क्रिटिसिज्म होता है कि ये इनका जो ये इनकी जो थ्योरी है ना, जूरिस्प्रूडेंस को लेकर के, रियलिस्टिक थ्योरी, ये केवल और केवल जो अमेरिका था ना, अमेरिकन पर्सपेक्टिव जो है, ये केवल वहीं तक कन्फाइंड है, इसकी कोई भी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में कोई यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं है, अमेरिका तक ही ये सीमित है ये थ्योरी। नहीं मैम, थ्योरी तो जितने भी हैं वो तो पर्टिकुलर जहाँ से आए हैं वहीं के लिए है ना। हाँ, तो ये इसका क्रिटिसिज्म है, क्योंकि ये जिस बारे में बात कर रहे हैं, जज मेड लॉ, वो बेसिकली अमेरिका से ही आया है, अमेरिकन पर्सपेक्टिव में ही इन्होंने बात की, बाकियों ने तो फिर भी बाकियों की जो थ्योरी है वो अदर्स पर भी एप्लीकेबल हो जाती है, इनकी इन्होंने जिस तरीके से बात की है वो यूनिवर्सल एप्लीकेशन को लेकर के बात नहीं की है, केवल अमेरिकन पर्सपेक्टिव में ही बात की है, जो वहाँ का लीगल सिस्टम रहा है उसी के बारे में। ओके जी मैम, लेकिन हम तो अमेरिका के लीगल सिस्टम को ज्यादा स्ट्रांग मानते हैं मैम, तो ये ऐसे कैसे हो नहीं, वो सकता आप मानते रहो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे इनकी जो थ्योरी है ये उसी उसमें है, मानने का तो कुछ नहीं होता ना। मैम ये यूनिवर्सली इसलिए एप्लीकेबल नहीं हुआ क्योंकि जो इंग्लैंड वगैरह वगैरह था उन्होंने तो बहुत सारे जो जैसे देश गुलाम बनाए थे, तो उनके ला सारे उधर एप्लीकेबल थे। बिल्कुल, अमेरिका का मतलब ऐसा कुछ वो था नहीं, तो इस करके उनका अपना ही जो सिस्टम डेवलप हुआ। हाँ जी, बिल्कुल। और फिर हर जगह इस तरीके की कोड्स नहीं थी, लॉ का उतना ज़्यादा कोडिफिकेशन नहीं हुआ था हर जगह में, इस वजह से भी। ये मैम नेक्स्ट क्लास में क्या कराएंगे आप? नेक्स्ट क्लास में एक तो नेचुरल लॉ स्कूल और दूसरा इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक थ्योरी। अभी कितने क्लास पेंडिंग रह गई है मैम अभी वैसे?